कि क्या डायबिटीज को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। डायबिटीज जिस तरीके से अपना पैर पसार रहा है उसका अगर हम रूट लेवल पे मतलब जड़ पे थोड़ा सा ध्यान दें तो शायद हम उसका प्रबंधन अच्छा कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं। लोग शुगर फ्री टैबलेट्स का यूज करना शुरू कर देते हैं, वो कितनी हानिकारक होती है? वो हानिकारक ही है। वो सिर्फ आपके मन का वहम है कि हम शुगर फ्री खा रहे हैं तो हम बिल्कुल ठीक हैं। जिनको शुगर होती है क्या उनकी शुगर ठीक हो सकती है? क्योंकि जिनको इंसुलिन लगना शुरू हो गया कहते हैं कि उनका इंसुलिन फिर बंद नहीं होता है। अगर आप ठान लें और आप शिद्दत से प्राकृतिक चिकित्सा, जीवनचर्या और ये सब बदले तो सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं हेल्थ इज वेल्थ होलिस्टिक क्लिनिक लखनऊ से डॉक्टर शिखा गुप्ता से। डॉक्टर शिखा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू। नमस्कार वंदना जी। डॉक्टर शिखा, वैसे तो हम डायबिटीज़ पे बहुत बार बहुत सारे डॉक्टर्स से बात कर चुके हैं, लेकिन हम आज आपसे जानना चाहेंगे कि क्या डायबिटीज़ को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है, यानी कि क्योर किया जा सकता है। वैसे तो भारत को डायबिटीज़ की राजधानी भी कहा जाने लगा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ है और हम चाहते हैं कि हम भारत को पूरी तरह से डायबिटीज़ से मुक्त बनाएं। इसी मुहिम में हमने आपसे कांटेक्ट किया और आप हमें बताएं कि डायबिटीज़ जो होती है उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे हम उससे निजात पा सकते हैं। जी वंदना जी, जो आपका मुहिम है, जो आपका अभियान है, वो हम सब का अभियान है। हम सब ये चाहते हैं कि डायबिटीज जिस तरीके से अपना पैर पसार रहा है उसका अगर हम रूट लेवल पे मतलब जड़ पे थोड़ा सा ध्यान दें तो शायद हम उसका प्रबंधन अच्छा कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनकी एक्चुअली में पैनक्रियास एक ग्रंथि है जो डायबिटीज के लिए उत्तरदायी है, और वो ग्रंथि में बीटा सेल्स जो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस हैं वो हमारे इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। तो बहुत कम 5% लोगों के चांसेस होंगे कि वो बीटा सेल्स उसमें बिल्कुल खराब हो चुकी हैं या है ही नहीं। ऐसा डिफॉल्ट कम लोगों में देखने को मिलती है। बाकी जो भी लोग डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं या डायबिटीज आ रही है उनको बहुत बेसिक लेवल पे अपनी इस मधुमेह को, डायबिटीज को समझने की जरूरत है। तो अभी हम यहाँ पर थोड़ा समझाना चाहते हैं कि अभी क्यों ऐसा हो रहा है कि हर व्यक्ति डायबिटीज निकल रहा है। तो अगर हम पहले कॉजेस पे ध्यान दें कि क्या कारणों से डायबिटीज होती है तो चीजें थोड़ी थोड़ी और पारदर्शिता आ जाएगी। तो डायबिटीज होने के कारण क्या है? वैसे तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर इसको कहा जाता है, तो सीधा सीधा इसका अर्थ ये है कि लाइफस्टाइल आपका ठीक नहीं है, इस वजह से ये होती है। लेकिन इसके अलावा भी कई और चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं, तो वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से डायबिटीज होती है? सीडेंटरी लाइफस्टाइल, हम बैठे हैं, हम मेंटल वर्क ज्यादा कर रहे हैं, फिजिकल वर्क नहीं कर रहे। पहले एकदम बदलाव था, मोबाइल फोन नहीं थे और फिजिकल लेबर के साथ ही आपके पास अर्निंग के साधन थे, मतलब आप अपना शारीरिक श्रम करके ही पैसा कमाते थे। अभी एकदम बदल चुका है, आज हम मानसिक श्रम करके पैसा कमाते हैं। शारीरिक श्रम है ही नहीं कहीं पर भी और उस लेवल का नहीं है। देन डाइट स्टाइल जो कि बहुत ज्यादा सात्विक, साधारण और मोटा अनाज था, वो आज हमारा प्रोसेस्ड फूड और बहुत ही घुला घुला सा, मुलायम सा, मुंह में रखो और घुल जाए, वाह, मक्खन ब्रेड बना हुआ। तो पूरा का पूरा डाइटरी मॉडिफिकेशन है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। एजिंग रिलेटेड थोड़ा बहुत होता है कि आपकी ऑर्गन्स धीरे धीरे, मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है, तो उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण डायबिटीज होता है, उस पर ध्यान देना चाहिए। एंड कभी कभी समहाउ वायरस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है बॉडी में, उसकी वजह से भी डायबिटीज शो करती है। तो पहली बात तो जब आपको पहली बार डायबिटीज निकले तो आपको एक बार देखना चाहिए अपने शरीर को कि मेरे अंदर क्या ऐसा बदलाव हुआ है कि अभी डायबिटिक हम आ रहे हैं, जिससे हमें उसका प्रबंधन करने में आसानी हो। क्योंकि बहुत सारे रीजंस, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो वो क्या बदलाव हुआ, उम्र तो बढ़ रही है साथ में, पर एजिंग के साथ साथ हमने ऐसे क्या बदलाव किए, और एक दिन में नहीं थे, ये पिछले 4-5 साल से हो रहे थे, जिनका प्रभाव शरीर पर अब दिख रहा है। अगर हम उनको पकड़ पाएंगे, हार्मोनल इम्बैलेंस महिलाओं में मेनोपॉज के टाइम पे, उसके बाद आपका एजिंग के साथ साथ
उसके बाद आपका तनाव, कोई भी ऐसी चीज हुई जिसके साथ आप इजीली चल रहे थे और अचानक से आपका वर्क प्रोफाइल में अप एंड डाउन हुआ, इस तरीके से चीजें होती हैं। या आप फिजिकल वर्क, आप ऑफिस जा रहे थे और आ रहे थे और अब आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनको अगर हम समझेंगे तब हम रूट पे पहुंच पाएंगे और तभी हम इलाज कर पाएंगे। और ये आपका पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। जी बताएं। जी, वैसे डॉक्टर शिखा, ये भी देखा गया है कि काफी लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि उनको डायबिटीज हो गई है, तो वो पहचाने कैसे कि उनको डायबिटीज हो गई है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। 2-3 क्वेश्चन है। वैसे तो टेस्ट ही होता है, टेस्ट कराएंगे आप। अदरवाइज आपको एक्सेसिव यूरिनेशन होता है, आपका वजन अचानक कम होने लगता है, आपको वीकनेस लगती है, आपको रात में बार बार यूरिनेशन होता है, आपकी आईसाइट वीक होनी अचानक से शुरू होती है, प्यास बहुत ज्यादा लगती है और मीठे की क्रेविंग भी बढ़ जाती है। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जहां पर हमको ऐसा आभास होता है कि हमको डायबिटीज चेक कराना चाहिए। जब किसी की डायबिटीज़ चेक करी जाती है तो उसकी वैल्यू क्या मानी जाएगी? क्योंकि पहले जब था तब कहा जाता था कि 140 से अबोव आने पर डायबिटीज़ है, मगर अब तो कहते हैं 120 भी आ जाए तो डायबिटीज़ है। तो इसकी समय समय पर वैल्यू चेंज होती रहती है, तो इस वक्त क्या वैल्यू सही मानी जाए? जो अभी WHO की गाइडलाइन है उसके हिसाब से जितना हम प्राकृतिक चिकित्सक या हम लोग समझ पाए हैं, उतना 140 तक आप नॉर्मल रेंज में आ रहे हैं। 140 फास्टिंग के लिए बात कर रही हूँ। एंड पीपी के लिए जब आप खाने के बाद वाली चेक करते हैं तो उसका आपका रीडिंग 200 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो 150 से 170, 80 तक आप सेफ हैं और 200 के आसपास आपको लगता है आप प्री डायबिटिक की रेंज में हैं और आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, सिर्फ मैनेजमेंट करने की आवश्यकता है। डॉक्टर शिखा, ऐसा भी कहा जाता है कि जैसे आप डायबिटीज़ के लिए आप उंगली पर से ब्लड लेते हैं तो अलग अलग उंगलियों पे अलग अलग वैल्यू आती है? इसका मुझे अंदाजा नहीं है, मुझे नहीं लगता ऐसा होता है। और देखिए, थोड़ी बहुत वेरिएशंस तो आप उंगली क्या, आप अगर समय बदल दें तो भी आ जाएगा। हमारी बॉडी पूरा का पूरा केमिकल चेंजेस हर समय हर पल हो रहे हैं, मानसिक चेंजेस भी आपके शरीर पे पता चल रहे हैं। आप एक मशीन से दूसरे मशीन पे जाएंगे, लेबोरेटरी चेंज करेंगे तो भी बदल जाएगा। तो रीडिंग्स तो 4-5 रीडिंग का बदलाव हर जगह हर वक्त हो रहा है। आप अगले दिन चेक करा लीजिए, आप 1 घंटे बाद चेक कर लीजिए। तो उस पर तो बहुत ज्यादा इस पे नहीं जा सकते। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि बहुत ज्यादा रीडिंग ओरिएंटेड भी नहीं होना चाहिए। आप उसके आसपास हैं तो आप समझ लें कि हमें जागरूक होने की जरूरत है, और आप इससे ऊपर हैं तो आपको कैसे मैनेजमेंट करना है उसकी जरूरत है। डॉक्टर शिखा, एक चीज और बताइए कि जब किसी को डायबिटीज हो जाती है तो उसका मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है, मतलब कि उसका डेली रूटीन क्या होना चाहिए? देखिए, पहली बात तो एक बार को अगर डायबिटीज के आसपास आप पहुंच गए हैं तो आपको प्रोसेस शुगर को बाय बाय कहना चाहिए स्ट्रिक्टली। जो प्राकृतिक मिठास है, नेचुरल स्वीटनर्स हैं, उनको आप खाइए। नेचुरल स्वीटनर्स में आपके फल, मीठे फल आप खा सकते हैं। नेचुरल स्वीटनर्स में आप डेट्स खा सकते हैं। नेचुरल स्वीटनर्स में आपके रोटी भी नेचुरल स्वीटनर्स है, क्योंकि वो भी आपको तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर मिठास ही दे रही है, उसको काउंट ही नहीं करते। तो चीनी को बिल्कुल बाय बाय करें और इस तरीके की चीजों से ही आप अपनी मिठास को कंप्लीट करें तो ज्यादा अच्छा होगा। ये तो पहला बेसिक थंब रूल है कि आप जब इस पे जाएंगे, आप अपना जो मीठे की क्रेविंग है वो मीठे फलों से ठीक करें और इस तरीके से मैनेजमेंट करें। आपने जो आहार का ग्लूकोज में कन्वर्ट का होता है, वो कार्बोहाइड्रेट 100% आपको ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर शुगर देता है। प्रोटीन का जो कन्वर्शन है वो 58% है एंड फैट का कन्वर्जन सिर्फ 10% है। तो आप ऐसे भी देख के समझ सकते हैं कि अगर हम डाइट में कार्बोहाइड्रेट बढ़ाएंगे तो वो पूरी की पूरी शुगर ही हम ले रहे हैं। प्रोटीन बढ़ाएंगे तो वो आधी शुगर में कन्वर्ट हो रहा है, और अगर हम फैट बढ़ा रहे हैं तो सिर्फ 10% हमको उससे शुगर मिल रही है। तो अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है तो हम प्रोटीन और फैट्स की तरफ जाएंगे रेदर देन कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट को कम करेंगे। अगर हमें अनाज खाना है तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा हाई फाइबर का अनाज हो और वो मोटा अनाज हो, बेसन हो जो प्रोटीन है, या चने का आटा हो जो प्रोटीन है, सोयाबीन का आटा हो जो प्रोटीन है। अगेन वो हमें 50% ही
ग्लूकोज में, शुगर में कन्वर्ट करेगा। डॉक्टर शिखा, यहाँ मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि सोयाबीन का आटा, जैसा कि आपने बताया, ये सभी के लिए तो अच्छा होता नहीं है, तो ऐसे में लोग दूसरे आटे का प्रयोग करेंगे, लेकिन चावल कितने खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए? स्टार्च अगर निकाल दें तो सीधे सीधे कार्बोहाइड्रेट आपने निकाल दिया, तो चावल का प्रयोग किया जा सकता है। और जो सोयाबीन का आटा है, आई एग्री कि बहुत सारा उसमें कभी कभी इन्फ्लेमेशन भी है, तो कुछ लोग उसके एलर्जिक हो सकते हैं। थायराइड पेशेंट के लिए बहुत अच्छा रिकमेंडेड नहीं है। तो ऐसे में हम जो अपना देसी जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का और आपके इस तरीके के आटे हैं, उनको इस्तेमाल करना चाहिए। रागी है क्या, वो आप मिला सकते हैं बेसन में, और चने के आटे मिला सकते हैं। जी, आपने अभी बताया था कि उनको प्राकृतिक स्वीटनर का प्रयोग करना चाहिए, पर कई बार ऐसा होता है कि लोग शुगर फ्री टैबलेट्स का यूज़ करना शुरू कर देते हैं, वो कितनी हानिकारक होती है? जी, वो हानिकारक ही है। वो सिर्फ आपके मन का वहम है कि हम शुगर फ्री खा रहे हैं तो हम बिल्कुल ठीक है। कोई भी चीज प्रोसेस्ड सही मायने में अच्छी नहीं होती है। प्राकृतिक चीज ही यूज करनी है। बहुत हद तक हो गया तो शहद और जैगरी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टीविया प्योर फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज प्रोसेस चीनी और शुगर फ्री एक ही लेवल की चीजें हैं, मुझे नहीं लगता कि वो लेनी चाहिए। अगर हम आम भाषा में कहें तो क्या चीज़ खानी पीनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं खानी पीनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ये नहीं पता होता है किस चीज़ में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, किस में कौन सी चीज़ ज़्यादा है, प्रोटीन किस में ज़्यादा है, ये मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होता है। तो आप हमें आम भाषा में बताएं कि क्या चीज़ खानी पीनी चाहिए और क्या चीज़ बिल्कुल नहीं खानी पीनी चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट 100% शुगर में कन्वर्ट करेगा, आपकी बॉडी को शुगर देगा और आपकी बॉडी में इंसुलिन कम बन रहा है। ऐसे केस में एक तो ये थंब रूल है कि कार्बोहाइड्रेट कम लिया जाए। कार्बोहाइड्रेट कहाँ से आ रहा है आपका? मोटा रोटी और चावल। जितना भी रोटी, किसी भी तरह का चावल है, किसी भी तरह की रोटी है, वो आपको कार्बोहाइड्रेट दे रही है। प्रोटीन क्या है? सारी दालें, दूध, मछली, अंडा, ये प्रोटीन के सोर्सेस हैं, रिच सोर्सेस हैं। हालांकि दाल में भी थोड़ी मात्रा में आपके कार्बोहाइड्रेट शामिल है, पर वो प्योर फॉर्म है दालों का, जहां पर हमें प्रोटीन ज्यादा है। और घी या घी से बनी वस्तुएं आपकी फैट कंटेंट करती हैं। तो अब मोटा मोटा आपको पता है कि अगर हम रोटी चावल खा रहे हैं तो हम कार्बोहाइड्रेट बढ़ा रहे हैं। क्या बढ़ाने की जरूरत है? हमने कहा प्रोटीन भी इतना नहीं बढ़ा सकते, तो हम क्या बढ़ाएंगे? फैट। अगेन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है शरीर के लिए, तो हमें मिनरल्स और विटामिन बढ़ाने चाहिए। मिनरल्स और विटामिन बढ़ते हैं आपके फल सब्जियों से, अंकुरित अनाज से और आपके भीगे हुए मेवे से। तो अभी आप इनको मिला करके जो डाइटरी फॉर्मूला बनाएंगे वो आपके लिए सबसे अच्छा होने वाला है। इसके लिए आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपका सब्जियां ज्यादा हो। जो भी सब्जियां हैं, अब अनाज को कम करना है, अगर कार्बोहाइड्रेट को कम करना है, तो सबसे बड़ा फॉर्मूला है कि आप सब्जियों को घिस लीजिए और उसमें ही थोड़ा सा आटा मिलाइए। वो आप गेहूं का हो सकता है, वो चने का हो सकता है, वो रागी का हो सकता है। अब जब आपने लौकी घिस ली, कद्दू घिस लिया, चुकंदर घिस लिया, गाजर घिस ली, अब जब आपने उसको, या मेथी काट ली, पालक काट लिया, जितना भी कुछ आ रहा है, बथुआ काट लिया, ऐसे बदल बदल के आपने तो 3 चीजों को शामिल किया, एक को शामिल किया, सहजन की पत्तियों को काट लिया। अब उसमें जब आपने आटे को उतना ही आटा डाला जिससे वो सन जाए, अब आपने उसका जो चीला बनाया या रोटी बनाई, उसको, उस रोटी को खाना चाहिए। सीधा सा आपकी बॉडी में फाइबर बढ़ जाएगा। जो आटा है उसमें ज्यादा फाइबर होने की वजह से अब उसको धीरे धीरे वो हजम होगा, तो आपकी बॉडी में रिटेन रहेगा। रिटेन रहने की वजह से उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में इंसुलिन चाहिए जो आपका शरीर बना रहा है। आपका शरीर एकदम से इंसुलिन स्पाइक नहीं दे रहा है, इसलिए मोटा अनाज अच्छा है और फाइबर युक्त खाना अच्छा है। फाइबर किससे मिल रहा है? होल ग्रेन, होलसम से, मतलब जो साबुत अनाज है उनसे मिल रहा है, जो सब्जियां हैं, फल हैं, उनसे मिल रहा है। तो एक जो साधारण भाषा में आपने पूछा, तो जब भी आप कोशिश करें रोटियां खाएं, उनमें कुछ ना कुछ आप मिला दें, कोई भी पत्ती, कोई भी सब्जी घिसी हुई, कुछ भी ग्रेट किया हुआ, तो आपका जो अमाउंट है कार्बोहाइड्रेट जाने का वो कम हो जाएगा और पौष्टिकता बढ़ा दी आपने इनडायरेक्टली। दूसरा क्या कर सकते हैं? आप चटनियां खाइए। चटनियां अल्कलाइन है और आपकी बॉडी में भी जाकर के अल्कलाइन मीडियम दे रही है, हजम कर रही है और दूसरे डेवलप कर रही है।
जी। तीसरा, सब्जियों को कम पकाएं, मिनिमम फ्लेम पे उतना ही पकाएं जितना उसका खाने लायक बन जाए। अगर हम उसको बहुत भून देंगे तो अगेन न्यूट्रिएंट्स भी कम कर रहे हैं और फाइबर कंटेंट भी कम हो जाता है। जितना ज्यादा फाइबर उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा है, डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए अच्छा है। तो 2 बार की डाइट तो मोटी मोटी समझ में आ गई कि सलाद भरपूर मात्रा में खाना है, सब्जियों से ज्यादा खानी है, सब्जियों को मिनिमम फ्लेम पे जस्ट ढक के पकाना है, ना कि भूनना है। उसके स्वाद को बढ़ाने के अलग से तरह तरह की चटनियां बनाइए, रॉ मिला करके आप खा सकते हैं। मिक्स वेज रोटी खाइए, चपाती खाइए रेदर देन पराठा, क्योंकि जितनी बार आप ऑयल को बर्न करते हैं उतनी बार वो ऑयल खराब हो जाता है। आप रोटी बना करके उस पे घी लगाइए, उसको खाइए आप। ये हो गया 2 बार का खाना। और फाइबर किस में हो सकता है? आपने जौ की दलिया ली, उसमें सब्जियां डाल के बना लिया, आपने गेहूं की दलिया में खूब सारी सब्जियां डाल के बनाया, चटनी सलाद इस कॉम्बिनेशन पे खाना खाया, या सूप में ही आपने साबुत दालों को मिला करके इस तरह से सूप बाउल एक बनाई, उसको खाया। ये एक मैनेजमेंट होना चाहिए। इसके साथ साथ जो मैंने बताया कि अगर आपको मीठे की क्रेविंग है तो आप एक खजूर खाइए। अगर आपको और फल शामिल कीजिए, फल में मिला जुला के खाइए, कुछ खट्टे कुछ मीठे फल खाइए, उससे परहेज मत कीजिए। इसके अलावा ऐसे कौन से काढ़े हैं जो फायदेमंद होते हैं? जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा पूछा आपने। एक तो दालचीनी, मेथी, दोनों ही फायदेमंद है और दोनों को अलग अलग तरीके से अलग अलग व्यक्ति लेता है। जो मैं जिस तरीके से बताती हूँ या समझ पाती हूँ, तो उसमें खाने के पहले 15-20 मिनट पहले आप भीगी हुई मेथी जो रात में आपने भिगो दी है कांच के ग्लास में, उसका पानी आप सुबह, मेथी को आप पहले खाएं, खाना खाने से पहले कंज्यूम करें। ऐसा 2 बार करें खाना खाने के पहले। और दालचीनी का पानी, जो कि आप पानी उबल रहा है और 1 चुटकी दालचीनी आपने 1.5 कप पानी में डाली, आधा आधा बर्न हो गया, जब 1 पौन कप पानी बचा तो आपने रात में सोते समय पी ली। ये थोड़ा सा शेड्यूल है। बाकी नींबू बढ़ा के रखना चाहिए और एक ग्रीन जूस ऐड करना चाहिए। ग्रीन जूस क्या है? जिसमें आपका गिलोय का पत्ता, अमरूद का पत्ता, सहजन के थोड़े पत्ते, करी पत्ता जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा नीम, इस तरह के कुछ पत्ते लेकर के आप पीस दें और उसका पानी जो अर्क निकलेगा, हरा रस जिसको हम ग्रीन ब्लड भी कहते हैं, उसको आपको सिप कर करके पीना चाहिए। इसको बहुत नहीं पिया जाता है, लाइक 50 से 100 ml बहुत है। इसमें आप मिला सकते हैं पर नमक की आवश्यकता नहीं है, पत्तियों में अपना नमक है और आप देखेंगे सिर्फ वही पीने से काफी अच्छा महसूस होता है। ये हरा रस ग्रीन जूस आपको सुबह सुबह ऐड चाहिए। कोई भी 2 चीजें पहले ऐड कीजिए, वो ड्रिंक के बीच में 1 घंटे का गैप रखिए जिससे उसका अवशोषण हो सके। अगर आप पहले से कुछ ले रहे हैं, हमने बताया, हमने वो भी ऐड कर दिया, किसी और ने बताया वो भी ऐड कर दिया, ऐसा ना करें। 15 दिन 20 दिन ये लें, इसका असर देखें, उसके बाद आप इसको परिवर्तित कर सकते हैं। डॉक्टर शिखा, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर अचानक किसी का शुगर लेवल बढ़ जाए तब क्या करें? थोड़ी फास्टिंग कर लेनी चाहिए क्योंकि खाने पीने से और तनाव से हुआ है, और थोड़ा योग निद्रा कर लेनी चाहिए। शुगर लेवल बढ़ जाए तो, शुगर लेवल बढ़ जाए मतलब खाना हजम नहीं हुआ है, कार्ब्स बहुत ज्यादा खाए गए हैं, और या तनाव बहुत ज्यादा हुआ अचानक। 2 चीजें, तनाव बहुत ज्यादा हुआ है, योग निद्रा का अभ्यास करें, डीप ब्रीदिंग करें, अनुलोम विलोम करें, भ्रामरी करें। अगर खाना बहुत ज्यादा खाया है, गैस हो रही है, बदहजमी हो रही है, तो खाने का उपवास कर दें, नॉर्मल आ जाएगी। उसको चेक कर लें, अवेयर हो जाएं। उसके लिए आप इस तरह के काढ़े बना के पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, और इस पे अपना आधा दिन बिता दें, शाम तक नॉर्मल आ जाएगी। जिनको शुगर होती है, क्या उनकी शुगर ठीक हो सकती है? क्योंकि जिनको इंसुलिन लगना शुरू हो गया, कहते हैं कि उनका इंसुलिन फिर बंद नहीं होता है। देखिए, ये डिपेंड करता है कि 5 सालों से परेशानी है कि 15-20 सालों से परेशानी है। अब 15-20 सालों में भी हैबिचुअल हो गई है, एडिक्ट हो गई है, शरीर को आदत हो गई है उन चीजों की, उसको थोड़ा सा हटा पाना मुश्किल होता है। पर अगर आप ठान लें और आप शिद्दत से प्राकृतिक चिकित्सा, जीवनचर्या और ये सब बदले, तो सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। पर सारी व्यक्ति की उम्र, व्यक्ति का फिजियोलॉजिकल स्टेट, सब कुछ देखते हुए ही ये सजेस्ट कर पाना संभव है कि वह इस इंसुलिन जोन से ऊपर आ सकता है कि नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि जो डायबिटीज के साइड इफेक्ट हैं वो हमारे शरीर को ना मिले जब आप प्राकृतिक चिकित्सा और दिनचर्या फॉलो करते हैं। और इसके अलावा आपका ये है कि उसके साइड इफेक्ट ना हो और इंसुलिन की डोज को कम किया जाए। कहने का मतलब ये है कि डायबिटीज
क्योर हो सकती है? डायबिटीज का मैनेजमेंट ही है और मैनेजमेंट किया जा सकता है। आप ठीक होने के बाद भी अपने आप को प्रोसेस्ड मिठाई, रसगुल्ला खाने लायक नहीं बना सकते। या आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो रॉन्ग लाइफ स्टाइल है, जो गलत जीवनचर्या है, वो हमेशा गलत है। अगर आप सिर्फ बैठ के खाना जी प्राकृतिक चिकित्सा में आप इसका क्या इलाज बताएंगी? जी, अगर आप देखिए, ये भी प्राकृतिक चिकित्सा है जो आपने फूड को मैनेजमेंट किया। आहार सबसे पहली जरूरत है और सबसे पहले पोजीशन पे आता है कि आपको प्रोसेस्ड खाना नहीं खाना है, आपको बहुत सारा डीप फ्राई खाना नहीं खाना है, आपको बहुत चिकना खाना नहीं खाना है, मतलब फाइबर कंटेंट ज्यादा होना चाहिए। रोटी अगर बहुत मैदे की बनी हुई है तो वो रोटी बेकार है। आटा ऐसा सना ऐसा है जिसमें फाइबर है ही नहीं, भूसी है ही नहीं, तो आप उसके लिए आपके लिए बेकार है। तो आपको मोटे अनाज या चने के आटे पे आना पड़ेगा। और जो आपने खाया है उसको पचाने के लिए आपको 1 घंटे का मिनिमम वर्कआउट करना पड़ेगा। आपकी चॉइस का भी हो सकता है और एक स्टैंडर्ड वॉक भी हो सकती है। सुबह शाम आपको शामिल करनी पड़ेगी। योग का अभ्यास आपको मेंटली फिट रखता है, इसलिए 1 घंटे योग का भी शामिल करना चाहिए। प्राकृतिक चिकित्सा की बात करें, पेनक्रियास को एक्टिवेट करने के लिए वो इंसुलिन का प्रोडक्शन करे और उसमें जो सेल्स डिके हो रही हैं या डिके हैं उनकी हेल्थ को हम अच्छा रख पाए, बीटा सेल्स को। इसके लिए हम पेनक्रियास पे गर्म ठंडी सिकाई रिकमेंड करते हैं। पेनक्रियास पे और बैक ऑफ द साइड, नेबल के बैक में भी गर्म ठंडी सिकाई, मिट्टी की पट्टी, ऑल्टरनेट कटी स्नान, गर्म ठंडा कटी स्नान, भाप स्नान, स्टीम बाथ, और एक लपेट, ऊनी सूती पेट की लपेट होती है नेचुरोपैथी में, उसको आप कहीं भी किसी भी सेंटर में जाके 1-2 दिन जाके सीख सकते हैं और फिर अपने घर में लगा सकते हैं। तो रात में 2 घंटे बाद खाने के आप उस लपेट को पेट पे बांधें और रात भर बंधा रहने दें, सुबह को आप उसे खोल सकते हैं। तो इस तरीके की ये गर्म ठंडी सिकाई भी आप सीख सकते हैं। ऑल्टरनेट फॉर्मेंटेशन है, 3 मिनट गर्म 1 मिनट ठंडा, 3 मिनट गर्म 1 मिनट ठंडा, 3 मिनट गर्म 1 मिनट ठंडा। ऐसा गर्म ठंडा कॉम्प्रेस आपको अपने पेट पर नाभि से 4 अंगुल ऊपर नीचे देना चाहिए। ये प्राकृतिक चिकित्सा करने से काफी लोग ठीक होते हैं, उसका प्रबंधन करते हैं और उसके बाद आप अपना नियमित दिनचर्या जो आपको बताई गई है, भोजन का मैनेजमेंट करते हुए आप बढ़िया अपनी जिंदगी जी सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखते हुए। एल्कलाइन वाटर का कितना असर पड़ता है डायबिटीज पेशेंट्स पर? क्या उनके लिए फायदेमंद होता है? जी बिल्कुल, अल्कलाइन वाटर फायदेमंद होता है। जैसे हमने मेथी को पानी में डाल दिया, अल्कलाइन है। तांबे का पानी सुबह पीना अच्छा है, अल्कलाइन है अगेन। थोड़े से खीरे, अदरक, ये सब चीजें पानी में डाल दी, जो भी सीजनल आ रही है उसके पानी को सुबह सुबह पिया, या सुबह आपने डाल दिया 4-5 घंटे बाद शाम तक को पिया, वो अल्कलाइन है। बट कभी कभी क्या होता है कि अति नहीं करनी है कि पूरे दिन यही पानी पी रहे हैं। थोड़ी मात्रा में इस पानी का सेवन सुबह, दोपहर, शाम 1-1 कप काफी है और बीच के टाइम में आप अपना साधारण सामान्य पानी भी पिए। डॉक्टर शिखा, कई दर्शक हमारे आपसे सीधा संपर्क करना चाहते हैं, तो आप उन्हें अपना फोन नंबर और एड्रेस जरूर बताएं। जी, हमारा क्लिनिक लखनऊ में स्थित है, आशियाना में, हेल्थ इज वेल्थ होलिस्टिक क्लिनिक। हमारा नंबर है 9793849333। आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। आप इस पर ऑनलाइन भी अपने बारे में समझ सकते हैं बारीकी से और अपनी चिकित्सा घर पर ही कर सकते हैं, जैसा हमने इस पे बताया है। तो आप इस पे संपर्क करें और स्वस्थ रहें। डॉक्टर शिखा, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमें बहुत ही अच्छी चीजें बताई। जी धन्यवाद वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।